तमाम उम्र नए लफ्ज की तलाश रही, किताबे दर्द का मजमू था पायमाल ऐसा। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। भारत के बारे में एक वाक्य बड़े गर्व से कहा जाता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इस बात में काफी हद तक सच्चाई भी थी, क्योंकि मानव सभ्यता के इतिहास में दुनिया में कई बड़े देश बने और तबाह हुए। कई संस्कृतियां समय की गुफाओं में गुम हो गईं, लेकिन भारत कई तरह की मुसीबतें और तकलीफें झेलते हुए भी बना रहा और बढ़ता रहा। अपनी इस खासियत के कारण सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की बात कहते कहते हमारा सिर ऊंचा हो जाता है। हम विश्व गुरु होने का घमंड करते रहते हैं, लेकिन अब भारत का ये घमंड चूर चूर हो रहा है। हमारी हस्ती मिटने की कगार पर आ गई है। भारत सरकार यानी मोदी सरकार लोगों को तिल तिल कर मरने दे रही है। एक अदृश्य से वायरस ने सरकार के सारे दावों की पोल खोलकर रख दी है। मुगले आजम की अनारकली की तरह जनता की हालत हो गई है। ऑक्सीजन की कमी हमें जीने नहीं देती और दावा है कि वैक्सीन हमें मरने नहीं देगी। लेकिन इन सबसे बढ़कर सरकार की नीयत क्या है, ये भी पता लगना चाहिए। तो आज आईने में हम इसी बात की पड़ताल करेंगे कि क्यों ऑक्सीजन की कमी पर सियासत चालू है, क्यों कोरोना की दूसरी लहर देश को ले डूबेगी। लेकिन आइए पहले देखते हैं कोरोनिल बनाने वाले रामदेव ने अब ऑक्सीजन की कमी से जूझते लोगों पर कैसी भद्दी टिप्पणी की है। लोग घुट घुट कर जब मर रहे हैं, तब भी रामदेव जैसे लोगों के दिल में संवेदना क्यों नहीं जागती। मोदी सरकार के आते ही जिन चंद लोगों के अच्छे दिन आए, उनमें रामदेव का नाम भी शामिल है। योग की मार्केटिंग से चर्चा में आए रामदेव ने जड़ी बूटियों से दवाओं का करोड़ों का व्यापार खड़ा कर लिया। बहुत कम समय में रामदेव को बहुत ज्यादा सफलता मिल गई, लेकिन उस अनुपात में शायद संवेदनशीलता नहीं मिली। इसका सबूत है ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए उनका ताजा बयान। हरिद्वार के योग ग्राम में अपने योग शिविर के दौरान रामदेव ने कहा कि लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं, जबकि भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है। ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े। उनके बयान से एक ओर जहां बड़ी चालाकी से मोदी सरकार का बचाव करने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर उन लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है जिनका दम बिना ऑक्सीजन के घुट रहा है। रामदेव यही नहीं रुके, उन्होंने एक बार फिर सनसनीखेज दावा करते हुए कह दिया कि जिनका ऑक्सीजन लेवल 70-80 तक आ गया था, मैंने उन्हें अनुलोम विलोम और योगाभ्यास से ठीक कर दिया। तो रामदेव ने जब कोरोना के इलाज के लिए कोरोनिल बाजार में उतारी, तो केंद्रीय मंत्रियों का साथ उन्हें मिला। इसीलिए शायद उनका दुस्साहस अब और बढ़ गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस वक्त मोदी सरकार के समर्थकों पर कोई आंच नहीं आएगी, चाहे कितना भी बेतुका या फर्जी दावा क्यों न किया जाए। इसीलिए वो प्राणायाम से ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने का दावा करते हैं। वैसे उनका ये दावा भी काफी बेतुका है कि भगवान ने सारे ब्रह्मांड को ऑक्सीजन से भर रखा है। अगर ऐसा होता तो जीवन केवल पृथ्वी पर ही नहीं होता, बल्कि नासा और इसरो जैसे संस्थान में वैज्ञानिक दिन रात दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज नहीं करते। खैर, जिस देश में मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट आज भी मांगे जाते हो, जहां वैज्ञानिक नजरिए या विज्ञान की बात करने वालों को मूर्ख समझा जाता हो, उस देश को क्या कहा जाए। लोगों की इसी मूर्खता का परिणाम है कि अब वो सांस लेने को भी तरस गए हैं और जिंदगी के लिए जरूरी ऑक्सीजन भी राजनीति का सबब बन गई है। कोरोना की दूसरी लहर के कारण देश के कई हिस्सों में अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर एक विकट स्थिति उभरकर सामने आई है। पिछले हफ्तों में हर दिन कई अस्पताल ऑक्सीजन की कमी की गुहार लगाते देखे गए और सोशल मीडिया ऐसे संदेशों से भरा रहा जिनमें अस्पताल कह रहे थे कि उनके पास अब चंद घंटों की ऑक्सीजन सप्लाई ही बची है और उनके मरीजों की जान खतरे में है। दूसरी ओर मरीजों के परिजन और देखभाल करने वाले लोग खाली ऑक्सीजन सिलेंडरों को भरवाने के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर दिखे। हालात इतने बिगड़ गए कि अदालत को इसमें दखल देना पड़ा। 4 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति न किए जाने की वजह से हो रही कोविड-19 के मरीजों की मौतें एक अपराध है। उसी दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन देने के अपने आदेश की नाफरमानी पर कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा कि आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सिर छिपा सकते हैं, हम नहीं। इन कड़ी टिप्पणियों के बीच सियासत भी खूब चली। कई गैर भाजपाई सरकार वाले राज्यों ने केंद्र पर यह आरोप लगाया कि उन्हें उनके हिस्से की पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इधर केंद्र सरकार की ओर से भी उल्टा जवाब देने में देरी नहीं की गई। जैसे राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि केजरीवाल सरकार ने ऑक्सीजन संयंत्र लगाने में देरी की।
तो किस सरकार ने किस फैसले को लेने में कितनी देरी की, इस बात का हिसाब बाद में लिया जा सकता है। पहली प्राथमिकता तो लोगों की जान बचाना होनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार के लिए हमेशा से पहली प्राथमिकता सत्ता रही है और इस महामारी के दौर में ये बात सारे देश ने देखी है। जहां तक सवाल फैसले लेने में देरी और जिम्मेदारी का है, तो इसमें सबसे पहला नाम तो मोदी सरकार का ही आना चाहिए, जिसने सब कुछ देखते समझते हुए भी देश को मौत के मुंह में जाने दिया। पहले कोरोना की चपेट में भारत के शहर आए थे, लेकिन अब गांव के गांव इस महामारी की चपेट में आ गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर गांवों और पिछड़े इलाकों में पहुंचकर और भी ज्यादा घातक साबित हो रही है, क्योंकि इन इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से ही बेदम हैं और जन जागरूकता का भी अभाव है। जिन इलाकों में आज तक मलेरिया या उल्टी दस्त से लोगों की मौत हो जाया करती है, वहां कोरोना का मुकाबला लोग कैसे करेंगे, ये एक गंभीर सवाल है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल पिछड़े क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौतों के मामले 4 गुना ज्यादा दर्ज हुए हैं। भारत सरकार के पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करने वाले एक प्रोग्राम बैकवर्ड रीजनल ग्रांट फंड यानी BRGF की रिपोर्ट में कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए हैं। BRGF ने बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड के 272 जिलों पर रिसर्च की और पाया कि इन जिलों में 39,16,000 लोग 5 मई तक कोरोना संक्रमित थे। ये आंकड़ा पिछले साल के 16 सितंबर के आंकड़े से 4 गुना है। तब कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 9,50,000 मामले दर्ज हुए थे। अब तो 4 लाख से ज्यादा मामले रोजाना दर्ज हो रहे हैं। BRGF ने अपनी रिसर्च में पाया है कि 5 मई तक 243 पिछड़े जिलों में कोरोना के कारण 36,523 मौतें हो गई थीं। ये आंकड़ा भी पिछले साल की पीक के मुकाबले लगभग 4 गुना है। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि गांव में एक साथ दर्जनों लोगों की मौत हो रही है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के बाद स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो चली है, लेकिन सरकार फिर भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी कि इस वक्त चुनाव करवाने का फैसला गलत था। तो कोरोना की दूसरी लहर के लिए सरकार की अनदेखी बड़ा कारण है। इस जिम्मेदारी को सरकार ले नहीं रही है और लोगों को आर्थिक सुरक्षा और 2 वक्त का भोजन देने की अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रही। पिछले साल मोदी जी ने जान भी और जहान भी की बात कही थी, लेकिन इस साल तो ऐसा लग रहा है कि लोग जान और जहान दोनों से हाथ धो रहे हैं। अगर कोरोना से बच भी जाएं तो बेरोजगारी और गरीबी उन्हें अपना निवाला बनाने के लिए तैयार है। देश में अभी संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगा है, लेकिन गरीब जनता, प्रवासी मजदूर अभी से लॉकडाउन की तकलीफों से 2-4 हो रहे हैं। महामारी के इस दौर में देश में गरीबी तेजी से बढ़ी है। मार्च से अक्टूबर 2020 के बीच करीब 23 करोड़ मजदूरों की कमाई 375 रुपए की न्यूनतम मजदूरी दर से भी नीचे गिर गई। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 में इस तथ्य का जिक्र करते हुए कहा है कि गरीब मजदूरों की कमाई में बड़ी गिरावट की वजह से शहरी इलाकों में गरीबी करीब 20% बढ़ गई। इस दौरान ग्रामीण इलाकों में गरीबी 15% तक बढ़ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल मई 2020 के दौरान लॉकडाउन की वजह से 10 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। जून 2020 तक अधिकतर कामगार काम पर वापस लौटे, लेकिन 2020 के अंत तक 1.5 करोड़ को काम नहीं मिल पाया। 90% गरीब परिवारों को जरूरत के मुताबिक खाना नहीं मिल पाया। कई अपनी पारिवारिक संपत्ति बेचने को मजबूर हुए। बेरोजगारी और बीमारी की ये मार मजदूर तबके पर बहुत तेजी से पड़ रही है। पिछले साल लॉकडाउन के वक्त सक्रिय हुई स्वयंसेवी संस्था द स्टंटेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क यानी स्वान ने इस साल फिर बेघर और बेरोजगार श्रमिक आबादी को सहायता पहुंचाने के अपने काम को दोबारा शुरू किया, तो पाया कि 68% श्रमिकों को अप्रैल माह की पूर्ण या आंशिक मजदूरी प्राप्त हुई है। स्वान के अनुसार सिर्फ 18% ने बताया है कि जब से काम अवरुद्ध है तब से उनके मालिकों ने उन्हें कोई भुगतान नहीं किया है। स्वान के मुताबिक करीब 81% श्रमिकों ने सूचित किया है कि स्थानीय स्तर पर घोषित लॉकडाउन के कारण औसतन 19 दिनों के लिए उनका दैनिक कार्य ठप पड़ गया है। ऐसी ही एक अन्य संस्था माइग्रेंट वर्कर्स सॉलिडेरिटी नेटवर्क यानी MWSN के मुताबिक महामारी की इस दूसरी लहर में प्रवासी श्रमिकों को सरकार ने पूरी तरह से खुद के भरोसे आश्रित रहने के लिए छोड़ दिया है। इस बार सरकारों द्वारा कोई सक्रिय पहल नहीं की गई है। हालांकि सरकार ने पिछले साल की तरह इस बार भी 5 किलो अतिरिक्त अनाज देने की घोषणा की है, लेकिन लंबे वक्त के लिए इस प्रकार के उपायों से कुछ खास राहत नहीं मिलने जा रही है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार सरकार से कह रहे हैं कि गरीबों की जेब में पैसे डालें, लेकिन सरकार अपने घमंड में उनकी बात सुनना ही नहीं चाहती। एक ओर गरीब पिस रहे हैं तो दूसरी ओर मध्यम वर्गीय परिवार भी बेरोजगारी और महंगाई की चपेट में आ रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के बुरे दिन अभी से नजर आने लगे हैं। भारत में महामारी के इस बार के हालात को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने अभी से भारत को $1.25 अरब के नुकसान का अंदेशा जताया है। हालांकि सरकार अब भी आर्थिक मोर्चे की वास्तविक स्थितियों को लेकर कुछ कह नहीं रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक कई राज्यों में लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों के चलते बेरोजगारी दर 8% पर पहुंच गई है, जो 4 महीने में सबसे अधिक है। अप्रैल महीने में ही 75 लाख नौकरियां चली गई हैं। महंगाई की मार बीमारी और बेरोजगारी के दर्द को और बढ़ा रही है। दवाओं से लेकर खाद्यान्न तक हर एक चीज महंगी हो गई है। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह बढ़ने लगे हैं, उससे जाहिर होता है कि सरकार जनता की ओर से बिल्कुल उदासीन है। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि देश में दूध, मांस, मछली, सब्जी, फल, दालें, अनाज सबकी कीमतें देखते देखते दोगुनी कैसे हो गईं। लोगों के पास आय के जरिए खत्म होते जा रहे हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास यह कहने की सुविधा है कि वो झोला उठाकर चले जाएंगे, लेकिन आम आदमी अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर न घर छोड़ सकता है, न हिमालय जाकर ध्यान लगा सकता है, न झोला उठाकर कहीं भी जा सकता है। उसे इन संकटों के बीच ही जीने की राह तलाशनी है। सरकार इस तलाश में उसकी मदद कर सकती है, जैसे राहत पैकेज का ऐलान, नए रोजगारों का सृजन, कीमतों को काबू में करने के उपाय। इन सब पर अगर काम किया जाए तो इस घने संकट में तिनके बराबर राहत मिल सकती है। लेकिन मोदी सरकार आम जनता को ये तिनका भी देने को तैयार नहीं है। खैर, शायर शमीम हनफी ने ठीक ही फरमाया है कि बंद कर ले खिड़कियां यूं रात को बाहर न देख, बंद कर ले खिड़कियां यूं रात को बाहर न देख, डूबती आंखों से अपने शहर का मंजर न देख। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।